व्यू 360 में चीन के मुबैना जासूसी गुब्बारे ने अमरीका चीन ताल्लुकात में सफारती हंगामा खड़ा कर दिया। तुर्क हुकूमत पर तनकीद करने के बायस दहशतगर्द करार दिए जाने वाले साबिक अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी की ज़ल्ज़ले के मुतासिरीन की मदद के लिए अपील। और मसनूई ज़हानत पर मबनी नए सॉफ्टवेयर से माहिरीन तालीम क्यों परेशान हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चीन की वजारत खारजा ने कहा है कि पिछले एक साल के दौरान उसकी फ़ज़ाई हदूद में उसकी इजाज़त के बगैर अमरीका के 10 से ज़्यादा गुब्बारे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ते रहे। दूसरी तरफ अमरीका ने पिछले 10 दिनों में चौथी बार फ़ौजी ऑपरेशन में फ़ज़ा में उड़ती हुई एक और मशकूक चीज़ को मार गिराया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कल कनाडा की सरहद के करीब झील होरॉन के पास एक नामालूम चीज़ को गिराने का हुक्म दिया था। व्हाइट हाउस और अमरीकी वजारत दिफा पेंटागन की तरफ से अभी तक कोई वजाहत नहीं की गई कि ये उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स किसकी मिल्कियत हैं और आया ये कोई ड्रोन था या गुब्बारा। गुज़िश्ता हफ्ते ही अमरीकी रियासत शुमाली कैरोलिना की फ़ज़ा में एक मुबैना चीनी जासूस गुब्बारे को अमरीकी हदूद में परवाज़ करते हुए मार गिराया गया था, जिससे अमरीका और चीन के ताल्लुकात में तनाव पैदा हो गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़िश्ता हफ्ते इस हवाले से बात करते हुए कहा कि चीन जासूसी के लिए ये गुब्बारे इस्तेमाल कर रहा है, जिससे अमरीका को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। चीन का इसरार है कि ये गुब्बारा महज मौसमियाती तहकीक पर काम कर रहा था, लेकिन पेंटागन ने इसे आला सतह का जासूसी ऑपरेशन करार दिया है और अमरीका और नेटो ने मुश्तबा जासूस गुब्बारों के नेटवर्क के हवाले से चीन पर नुक्ताचीनी की है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीका चीन के मुबैना जासूस गुब्बारे पर की जाने वाली तहकीकात के बारे में 39 से ज़्यादा ममालिक को आगाह कर रहा है, जिनकी फ़ज़ाई हदूद में चीन इस जैसे दूसरे गुब्बारे भेज चुका। जॉन कर्बी के मुताबिक अमरीका को चीन की तरफ से इस बात की तरदीद पर हैरत नहीं हुई कि उसका मकसद और इस गुब्बारे का जासूसी का मकसद नहीं था, और ये कि उन्हें अपनी तहकीकात पर पूरा एतमाद है। We're confident in what we've been saying, that it was in fact a surveillance balloon. हम जो कहते आए हैं उस पर हमें पूरा एतमाद है, यानी कि ये जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाला गुब्बारा था, और ये कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लिए ऐसी सरगर्मियों के लिए ठेके देना गैर मामूली नहीं। हमें इल्म है कि वो ऐसे गुब्बारे 40 से 50 दूसरे मुल्कों के ऊपर उड़ा चुके हैं और हम उन मुल्कों से राब्ते कर रहे हैं। अब हम बाकी मानदा मलबे को भी निकालेंगे जो कि कैरोलिना के साहिलों के नज़दीक समंदर की तह में है, और उससे हमें मज़ीद मालूमात मिलेंगी। लेकिन हमारे जहन में इस बारे में कोई सवाल नहीं कि ये क्या था और चीनी इस मखसूस सर्वेलेंस बलून से क्या करना चाह रहे थे। इस बारे में यकीनन कोई सवाल नहीं कि यह हमारी फ़ज़ाई हदूद की सरीही खिलाफ वर्जी थी, और सदर ने हमारे हसास फ़ौजी तनसीबात की और ज़मीन पर मौजूद अमरीकी अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम किया। जबकि अमरीका के अंदर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कानून साज इन वाक़यात पर बहस कर रहे हैं, आम अमरीकियों की भी इन वाक़यात के बारे में ठोस राय है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। ऐसे में जब अमरीकी कानून साज जवाब तलबी कर रहे हैं कि चीनी गुब्बारे को मार गिराने से कबल उसे अमरीकी हुदूद में दाखिल ही क्यों होने दिया गया था, अमरीकी महकमा खारिजा ने जुमेरात को कहा कि उसने हफ्ते के रोज़ उस जासूस गुब्बारे को मार गिराया था जिसमें हसास कम्युनिकेशंस को रोकने के आलात नस्ब थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि इस गुब्बारे को अमरीका के ऊपर से गुजरने दिया जाता, जबकि हम इसे मुमकिना तौर पर जज़ायर एलूशन में मार गिरा सकते थे। तहम अमरीकी हुक्काम ने कानून साजों को बताया कि गुब्बारे को समंदर के ऊपर निशाना बनाने के लिए इंतजार का फैसला सूदमंद था। इससे हमें मुशाहिदे के लिए इजाफी वक्त मिल गया और मजीद ये कि अवामी जमहूरिया चीन की सलाहियतों और जासूसी की टेक्नोलॉजी का बैक वक्त अंदाजा लगाकर हमने इसे हसास मालूमात इकट्ठी करने से रोका। ये बहुत आसान था क्योंकि हम जानते थे कि गुब्बारा कहाँ है। दूसरा ये कि इससे हमें बेहतर फैसले करने और अपने शहरियों को मलबे से नुकसान पहुँचने का खतरा कम करने का मौका मिला। सेनेटर्स ने, जिन्हें एक खुफिया ब्रीफिंग में इजाफी मालूमात दी गई थी, कहा है कि अमेरिका अभी तक खतरे के मुकाबले के लिए काफ़ी कुछ नहीं कर रहा। हमें पेंटागन और अपने हसास अदारों पर जोर देना चाहिए कि वो इस किस्म की जासूसी और निगरानी के मुकाबले के लिए मजीद चौकस और फ़ाल हों, जो कि एक किस्म की जंग है। पेंटागन ने कहा है कि तबाहशुदा गुब्बारा चीन की हसास मालूमात इकट्ठी करने की कोशिशों के बारे में अहम मालूमात फराहम करेगा।
امریکی قانون سازوں نے کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی جانب سے ہماری خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی ہے جو ایک ذمہ دار ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ یا تو یہ چینی حکومت کے اندر کسی ادارے کی بڑی غلطی تھی یا یہ ہمارے عزم کا امتحان تھا۔ ایک جانب ریپبلکن اور ڈیموکریٹ قانون ساز بائیڈن انتظامیہ کے چین کے مشتبہ غبارے سے نمٹنے کے طریقے پر بحث کر رہے ہیں، اور دوسری جانب عام امریکی شہری بھی اس واقعے کے بارے میں کافی ٹھوس رائے رکھتے ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ امریکہ نے حد سے زیادہ رد عمل ظاہر کیا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ امریکہ نے جیسا رد عمل ظاہر کیا اسے اس کا حق ہے۔ پورے کرۂ ارض پر وہ سیٹلائٹس موجود ہیں جنہیں چین نے امریکہ میں ہر اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے وہاں چھوڑا ہے جس کا شاید وہ کبھی بھی پتہ لگانا چاہتا تھا۔ ایک اور امریکی شہری کرسٹینا کہتی ہیں کہ امریکہ کو حق ہے کہ وہ یہ پتہ لگائے کہ اس غبارے میں کیا کچھ تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اگر ایسا امریکی سرزمین پر ہوا ہے، اگر مجھے گھر کے عقبی صحن میں کوئی چیز ملے تو میں پتہ لگاؤں گی کہ وہ کیا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کہے نہیں یہ میرا ہے تو میں کہوں گی کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن اگر تو میرے گھر کے عقبی صحن میں ہے، میرے صحن میں کیوں ہے؟ کیا وہ کوئی کیمرہ ہے؟ کیا کوئی جاسوسی کر رہا ہے؟ آخر وہ چیز کیا ہے؟ اب جب کہ غبارے اور اس کے پس پشت کار فرما چینی عزائم کے بارے میں تحقیقات جاری ہیں، امریکی سفارتکار عوام کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ امریکہ ایک واضح حکمت عملی پر کاربند ہے۔ الزبتھ لی اور کیتھرین جپسن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ چین امریکہ تعلقات گزشتہ چند سالوں سے کشیدہ ہیں۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان پہلے ہی تجارتی جنگ جاری ہے، اور اس طرح کے واقعات دونوں ملکوں اور دنیا کے لیے انتہائی تشویش کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اطلاعات بھی ہیں کہ چین نے اس طرح کے غبارے دنیا کے دوسرے 40 ممالک پر بھی بھیجے ہیں، جس پر نیٹو اور امریکہ کے بیانات بھی آ چکے۔ سیکیورٹی امور کے ماہر اور نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کامران بخاری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ کامران، کیا فضائی حدود کی خلاف ورزی کے واقعات امریکہ چین تعلقات کو مزید کمزور کریں گے؟ دیکھیں، ظاہر ہے کشیدگی تو بڑھتی ہے ان واقعات سے، پھر یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جیسے آپ نے رپورٹ کے شروع میں کہا کہ حوالہ دیا کہ دیکھیں اب یہ 4 ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جو ایریل وہیکلز جو ہیں جس میں یہ غبارہ، بڑا غبارہ بھی شامل ہے، گو کہ دوسروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی غبارہ نما جو ہے کوئی ڈیوائسز ہیں جاسوسی کے لیے۔ تو یہ 4 واقعات ہو چکے ہیں گزشتہ 8 دنوں کے اندر۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ اب ایسکلیشن ہے نا، مطلب یہ اس طرح انپریسیڈنٹڈ ہے، اس طرح کا واقعہ کبھی نہیں ہوا۔ سوال زیادہ اٹھ رہے ہیں، انتظامیہ کے اوپر جو ہے بہت پریشر ہے، کانگریس کی طرف سے بھی اور عوام کی طرف سے بھی، اور پوری دنیا کی نظریں مرکوز ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کامران، ابھی ہم نے دیکھا چین کی طرف سے بھی تقریباً 1 گھنٹہ پہلے سٹیٹمنٹ آئی کہ امریکہ کے تقریباً 10 سے زیادہ جو بلونز ہیں وہ چین کی سرحد میں گردش کر رہے تھے اور کافی ہائی آلٹیٹیوڈ پہ جو تھے وہ فلائی کر رہے تھے۔ اس پہ کیا رد عمل آنا چاہیے، یا کس طرح کا رد عمل آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے آئے گا؟ دیکھیں، میں جو ہوں آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ خبریں جو ہیں وہ جینون ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس بہت سارے اور آلات ہیں جو چائنا کے پاس نہیں ہیں۔ تو چائنا کا بلونز کو استعمال کرنا جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آتا ہے، لیکن امریکہ کے پاس جو ہے طرح طرح کے جو ہے فکسڈ ونگ ایئر کرافٹ ہیں، اسٹریٹجک سرویلنس ڈیوائسز ہیں، ڈرونز ہیں، سیٹلائٹس ہیں، جو چیزیں یہ ایک ایسا ارینا ہے کہ جس میں چائنا امریکہ کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ کو بلونز اڑانے کی کیا ضرورت پڑی ہے۔ چائنا کے ہاں البتہ ضرور سمجھ آتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کی وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور جس قسم کی ان کو گرینولیرٹی انٹیلیجنس کی چاہیے زمینی حقائق کے بارے میں، وہ پھر وہ ہائی الٹیٹیوڈ یا اس طرح کے جو سیٹلائٹس ہیں وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، تو وہ پھر غباروں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کامران، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے چین اپنے ڈیفینیٹلی سب سے بڑے اسٹریٹجک حریف کے بارے میں خفیہ معلومات اکٹھی کر رہا تھا، جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس بات کا امکان ہے، یا اس کا بھی کوئی امکان بن سکتا ہے کہ یہ غلطی سے امریکہ کی حدود میں پہنچا؟ دیکھیں، یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی شک ہے کہ اتنا بڑا غبارہ اتنی ہائی الٹیٹیوڈ پہ، جس کے اندر اتنی جو ہے وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ جو ہے وہ انسٹال تھی، وہ مطلب کسی بنائن جو ہے نا کام کے لیے رکھا گیا ہو، جیسے کہ ویدر مانیٹرنگ وغیرہ۔ تو یہ اسپائنگ کا تو آئی ایم پریٹی کانفیڈنٹ کہ وہ اسپائنگ کا ایلیمنٹ ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ یہ غبارہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہو۔ یہ جو بڑے پہلے واقعے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے بعد 3 اور ہو چکے ہیں۔ تو پہلا غبارہ جو ہے آف کورس جا سکتا ہے،
یا یہ ہے کہ کورس پہ تھا اور چائنا جو ہے پھر اس کے اوپر کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکا اور آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. تو یہ ساری باتیں ممکن ہیں. تو دنیا کے باقی ممالک بھی ہیں جن پر یہ غبارے اڑ رہے ہیں, تو یہ پروجیکٹ ہے کیا پھر چین کا؟ سرویلنس پروجیکٹ ہے نا. دیکھیں اگر آپ جو ہے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی آپ کی وہ نہیں ہے کہ جو امریکہ اور مغربی ممالک یا ایون روس کی ہے, اس لیول کی آپ کی نہیں ہے جو ہے ٹیکنالوجی, آپ کو اس طرح کی جو ہے وہ امیج انٹیلیجنس جو ہے وہ فراہم نہیں ہو رہی, تو پھر آپ جو ہے الٹیٹیوڈ ڈراپ کریں گے نا, آپ پھر جو ہے اس طرح کے غبارے جو مطلب 50-60 ہزار فیٹ کی بلندی کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں, تو پھر آپ وہ یوز کریں گے بیٹھ کے. تو کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے, اگر کیا آپ ڈرون بھیجیں گے, ڈرون تو پھر ایک نئے لیول کی ایسکلیشن ہے نا. یاد رہے کہ 2011 میں ایک جو ہے ڈرون جو RQ-9 پریڈیٹر تھا, جو سرویلنس ڈرون تھا, وہ ایران نے جو ہے اس کو ہیک کر کے, الیجڈلی ہیک کر کے, تو اپنا زمین پہ اتار لیا تھا. پھر اس کو اسٹڈی کیا تھا, ریورس انجینئر کیا تھا. تو یہ طریقہ کار جو ہیں مغرب کے پاس ہیں, لیکن دوسرے ممالک کے پاس اب فی الوقت نہیں ہے. تو پاکستان کو بھی کوئی کنسرن ہونا چاہیے اس مبینہ انٹیلیجنس کے طریقے پہ؟ ضرور ہونا چاہیے, لیکن پاکستان کا تو مطلب وہ ڈرون کا جو ڈسکورس ہے وہ مختلف ہے نا. پاکستان کے اندر تو ڈرونز جو ہیں وہ سرویلنس کے لیے تو ظاہر استعمال ہوتے ہی ہیں, لیکن وہاں پہ تو ڈرون کو یوز کیا گیا ہے ہائی ویلیو ٹارگٹس کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, دہشت گردوں کو. تو پاکستان کا تو سچویشن ذرا ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ تو دنیا کی 2 بڑی اکانومیز کی بات ہو رہی ہے. پاکستان تو اس وقت جو اس کے حالات ہیں وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے, لیکن یہ ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے اوپر کوئی اس قسم کی ایک تو اتنا انٹرسٹ ہے کہ بھئی ان کے اوپر اسپائنگ کی جائے. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے پھر اگر ہو بھی کسی وجہ سے, تو پھر یہ ہے کہ وہ پاکستان کیا رد عمل کرے گا. تو پاکستان کے پاس آپشنز بہت کم ہیں. بہت شکریہ کامران بخاری, آپ ہم سے بات کر رہے تھے اس بلون کنٹروورسی پہ. امریکہ جو ملک ہے خوابوں کا, اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا, اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا, تحقیق, تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا, کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر. ترکی اور شام میں گزشتہ ہفتے آنے والے زلزلے کے بعد سے امدادی کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں, لیکن اب ساتھ ہی ساتھ اجتماعی تدفین کا سلسلہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اب تک 35,000 سے زیادہ ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی. ترکی کے 81 میں سے 10 صوبے اس زلزلے سے شدید متاثر ہوئے ہیں, جن کی آبادی تقریباً 1,35,00,000 بنتی ہے. صرف ترکی میں 200 سے زیادہ 8 سے زیادہ منزلوں والی عمارتیں تباہ ہوئی ہیں. ترکی کا کہنا ہے کہ اس زلزلے سے ایک شہر انطاکیہ صفائے ہستی سے مٹ گیا ہے. اس خطے میں 1939 کے بعد آنے والا یہ سب سے بڑا زلزلہ تھا. 8 دہائیاں پہلے آنے والے زلزلے سے اس وقت 30,000 افراد ہلاک ہوئے تھے. شام میں خانہ جنگی اور تباہی کی وجہ سے معلومات تک رسائی انتہائی مشکل ہو رہی ہے. اقوام متحدہ کے ادارے اس وقت شام میں امداد پہنچا رہے ہیں. اینس کینٹر فریڈم امریکی باسکٹ بال یا NBA کے سابقہ پروفیشنل کھلاڑی ہیں. ان کی وجہ شہرت ترکی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اور حکومت کے خلاف آواز اٹھانا ہے. چین میں ویگر آبادی پر ظلم کے خلاف بھی ان کے بیانات سامنے آ چکے. حال ہی میں کینٹر اس وقت سرخیوں میں آئے جب ترک حکومت نے ان کی گرفتاری کے لیے $5 لاکھ کی رقم مقرر کی. ان کا نام ترکی کی دہشت گردوں کی فہرست میں ڈالا گیا ہے. ترکی میں آنے والے تباہ کن زلزلے اور اس سے ہونے والے جانی نقصان پر اینس کینٹر کیا کہتے ہیں, صبا شاہ خان نے جاننے کی کوشش کی. It's definitely one of the most heartbreaking and devastating, disaster that Turkey ever faced. یقینی طور پر ترکی میں آنے والی یہ آفت سب سے زیادہ دل دہلانے والی اور تباہ کن ہے. اس لیے میں اپنے ملک کے لیے بہت دکھی تھا کیونکہ ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں اور اس وقت بہت سے لوگ لاپتہ ہیں. اور صرف ترکی ہی نہیں بلکہ شام اور لبنان کو دیکھیں تو وہاں بھی بہت سے معصوم لوگ انتہائی مشکل میں ہیں.
इसी लिए मैंने आलमी बरादरी को फौरी तौर पर तुर्की, शाम और लबनान को किसी भी किस्म की मदद भेजने का कहा है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सानहा है और हमें वहाँ पर मौजूद उन लोगों की मदद के लिए जो कुछ हो सकता है वो करना है। A huge tragedy, and we got to do whatever we can to help those people over there. What do you think of the rescue efforts? आपके ख्याल में लोगों को मलबे से निकालने के लिए मजीद क्या किया जा सकता है? लोगों की जानें बचाने के लिए जिस तरह कार्रवाई हुई उस पर तनकीद हो रही है। अर्दवान तस्लीम करते हैं कि इब्तदाई रद्द-ए-अमल सुस्त था, लेकिन मुतासर अफराद के लिए 1 साल के अंदर नई रिहाइश का वादा भी किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? You know, what made me so happy was all the international... मुझे इस बात की खुशी है कि तमाम बैनुल-अक़वामी बरादरी ने फौरी तौर पर मदद भेजी, क्योंकि तुर्क हुकूमत के साथ काम करना आसान नहीं है और उनके पड़ोसियों के साथ तनाज़ात हैं। आप यूनान, कब्रस, आर्मीनिया, कुर्दों को देखें। यूं तो ये तमाम कम्युनिटीज़ तुर्की के साथ एक बड़े तनाज़े में हैं, लेकिन जैसे ही ज़ल्ज़ला आया, सबसे पहले जो मुमालिक वहाँ मदद भेजना चाहते थे वो स्वीडन था, यूनान था और कुछ दूसरे मुमालिक थे जिनके साथ तुर्की का तनाज़ा है। और मुझे उम्मीद है कि इससे तुर्क हुकूमत की आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि पूरी दुनिया आपकी दुश्मन नहीं है, ये भाईचारा है। बैनुल-अक़वामी बरादरी मदद भेजने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मैं हमेशा सबसे अपील करता रहूँगा। ज़ाहिर है ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि तुर्की और शाम के दरमियान अब तक 8,000 के करीब लोग मारे गए हैं और बहुत से लोग अब भी बचाए जाने के मुंतज़िर हैं। इसलिए जितना भी किया जाए वो काफ़ी नहीं है। इसलिए हमें मदद भेजने के लिए कोशिश करते रहना होगा। हम जानते हैं कि आपकी फैमिली वहाँ है। क्या आपका अपने घर वालों से राब्ता हुआ है? क्या आपको मालूम है कि वो महफूज हैं? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या आप इन ज़ल्ज़लों के हवाले से जारी कोशिशों के लिए तुर्की, शाम के लिए किसी कोशिश का हिस्सा हैं? आप जानते हैं कि मेरा ख़ानदान तुर्की के मगरिब में रहता है, इसलिए वो मुतासर नहीं हुए। लेकिन अफसोसनाक बात ये थी कि मैं तुर्क हुकूमत की वजह से अपने अहले खाना को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मुझे अपने भाई को फ़ोन करना पड़ा जो जापान में बास्केटबॉल खेलता है, और उससे पूछा कि मेरी माँ कैसी है, मेरे वालिद कैसे हैं, मेरी बहन कैसी है। और ये एक बड़ी तब्दीली है। मैंने 2 महीने पहले एक फाउंडेशन बनाई थी, और यकीनन ये सबसे बड़ी आफत है जिसका सामना मेरे लोग, मेरे मुल्क ने किया है। तो यकीनन मैं अपनी फाउंडेशन के ज़रिए मदद भेजने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे इनेस कैंटर फ्रीडम फाउंडेशन कहा जाता है। लोगों के लिए दुआ करना और मुत्तहिद रहना अहम है, लेकिन सिर्फ दुआएं और ख्याल काफ़ी नहीं। बहुत से लोग अपने घर खो चुके हैं, अपनी मुलाजमतें खो चुके हैं, उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ खो चुके हैं। तो हमें वहाँ पर उन लोगों की मदद के लिए कोई ठोस इक़दामात उठाने होंगे। दुनिया भर में पिछले तकरीबन 100 साल में सबसे मुहल्लिक ज़ल्ज़लों में अब तक मजमूई तौर पर 10 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। 20वीं और 21वीं सदी का सबसे पहला मुहल्लिक तरीन ज़ल्ज़ला चीन में 1920 में आया, जिसमें 2,30,000 से ज़्यादा हलाकतें हुईं। 3 साल बाद यानी 1923 में जापान में एक शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसमें 1,40,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। 1976 में चीन में एक और तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया जिसमें 2,42,000 अफराद हलाक हुए। पाकिस्तान में इस सदी के आगाज़ में आने वाला ज़ल्ज़ला दुनिया के तबाहकुन ज़ल्ज़लों में तो नहीं आता, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ का ये शदीद तरीन ज़ल्ज़ला था जिसमें 80,000 से ज़्यादा हलाकतें हुईं। 2010 में हेटी में आने वाला ज़ल्ज़ला इस सदी का बदतरीन ज़ल्ज़ला है जिसमें 3,16,000 से ज़ायद अफराद अपनी जानें गंवा बैठे। और गुज़िश्ता हफ्ते तुर्की और शाम में आने वाला हलाकत खेज़ ज़ल्ज़ला 2 दिन पहले तक जिसमें 23,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके थे, और इसमें अगर हम पिछले 2 दिन के नंबर्स ऐड करें तो अब ये हलाकतें 35,000 हो चुकी हैं। खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां। मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो, जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां। मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला। ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द
बड़ी तब्दीलियाँ। अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं ना वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे। आज वहीं औरतें बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है। हम जाते हैं खबरों से आगे। मैं हूँ नीलोफर मुगल, समन खान, सादिया ज़ेबरान झा, उमर फारूक, सिद्रा डार, जीती आरानी, मुर्तज़ा ज़हरी। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। और शो के आखिर में आपको दिखाते हैं एक नई इजाद के बारे में। अमेरिकी रियासत मैसाचुसेट्स के शहर बॉस्टन में नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के तलबा ने सांप की शक्ल का एक रोबोट डिज़ाइन किया है जो नासा के खलानुवर्दों के लिए चांद की सतह पर तहकीक के तरीकों में इनकलाबी तब्दीली ला सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म आंद्रे नेटो कैटानो ने रियासत कैलिफोर्निया के एक होटल की लॉबी में एक डिवाइस पर रियासत फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अमरीकी खलाई इदारे नासा के आर्टेमिस 1 की खला में रवानगी के मंजर को बराह रास्त देखा। मुझे माजी की नहीं बल्कि मुस्तकबिल की एक झलक दिखाई दी। मुझे लगा कि मैं शायद आर्टेमिस 4 या ऐसे ही किसी मिशन को देख रहा हूँ जिसके सामान में कोबरा शामिल है और वो चांद पर वही कुछ कर रहा है जिसके लिए वो बनाया गया था। आर्टेमिस 1 के खला में जाने से एक रात कबल आंद्रे और उनकी टीम ने नासा के नई इजादात से मुतालिक एक मुकाबले में चांद की सतह पर तहकीक के लिए कोबरा नामी रोबोट पेश किया था। आंद्रे की टीम के लिए बड़ा चैलेंज कैलिफोर्निया के दूर दराज सहरा में जमा होने वाले जजों को मुतासिर करना था। उन्हें शक था कि हम चांद पर नक्लो हरकत के जो हल तजवीज कर रहे हैं क्या वो वाकई काम करेंगे। उनके शुकूक की वजह इस डिजाइन की सादगी थी। ये एक रोबोट है जो एक सांप की तरह रेंगता है और फिर इसका सर और दुम जुड़कर पहिए की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसके बाद वो लुढ़कने लगता है। नासा के बिग आइडिया चैलेंज नामी मुकाबले और इससे जुड़ी इनामी रकम ने कॉलेज के तालिब इल्मों की टीम को ऐसे हल तैयार करने पर आमादा किया जो खलाई इदारे के आइंदा चांद पर जाने के लिए आर्टेमिस मिशंस के लिए अहम हैं। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी का रोबोट कोबरा बर्फ और पानी समेत चांद की अहम खुसूसियात का पता चलाने के लिए उसकी पथरीली सतह पर मट्टी या धूल जैसी बारीक सराई रेत पर मुनफरिद तरीके से हरकत कर सकता है। वो कभी भी ऐसा रोबोट या जमीनी गाड़ी वहाँ नहीं उतार सकते जो गोया माहौल से हम आहंग हो और इन खाइयों की तह तक जा सके और बर्फीले मवाद को तलाश कर सके। प्रोफेसर अली रजा रमजानी कोबरा तैयार करने वाली नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की टीम की मशावरत करते हैं और वो ऐसे रोबोट डिजाइन करने का तजर्बा रखते हैं जो जानदारों की हकीकी नकल करते हैं। तो उनके कुत्ते या चमगादड़ जैसा रोबोट बनाने के तजुर्बे की तरह हम चाहते थे कि अपने प्रोजेक्ट में किसी जानदार का इंतखाब करें। प्रोफेसर अली रजा को तवक्को थी कि कोबरा का सांप जैसा सादा डिजाइन नासा के मुकाबले में जजों के दिल जीत सकता था। हमारा रोबोट एक तरह से लुढ़कता हुआ इस पहाड़ी से 80-90 फुट नीचे उतरा और इसने जजों को कदरे मुतासिर किया। हमने ये काम कम से कम तवानाई के इस्तेमाल से किया और 10 से 15 सेकंड के अंदर किया। कोबरा तैयार करना सस्ता भी है। अगर आप 1 लाख से 2 लाख डॉलर के अंदर खला के काबिल कोई प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं तो आप इन जैसे बहुत से सिस्टम बना सकते हैं। एक और हकीकत यह है कि कोबरा इंतहाई हल्का है जिसका उसे भी फायदा होता है। नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी की टीम की जानिब से नवंबर में कैलिफोर्निया के सहरा में कोबरा की नुमाइश ने उसके बारे में तमाम बाकी मानदा शुकूक शुबहात को खत्म कर दिया और उसे नासा के 2022 के बिग आइडिया मुकाबले में सरे फहरिस्त कर दिया और तवक्को है कि ये मुस्तकबिल करीब में नासा के चांद पर जाने वाले SLS रॉकेट सिस्टम पर सरे फहरिस्त होगा। ये मैं नहीं कह रहा, हमारे जजों ने कहा है कि ये मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल के खलाई तहकीकाती प्रोग्राम्स की शक्ल को तब्दील कर देगा। कैन फराबा की रिपोर्ट के साथ यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urdu.voa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA Urdu के नाम से और ट्विटर इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।